हमारे खास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ खास मेहमान राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर ब्रजराज मालव साहब हैं। डॉक्टर ब्रजराज मालव जी से इनके जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे। साथ ही आयुर्वेद क्या है, एक इसके किस सिद्धांत से आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति चलती है, इसके बारे में इनसे जानेंगे। साथ ही अभी ग्रीष्म ऋतु है, ऋतुचर्या के बारे में भी इनसे हम बात करेंगे। आइए बात करते हैं डॉक्टर ब्रजराज मालव जी से। डॉक्टर मालव साहब, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को मौका दिया, बुलाया। डॉक्टर साहब, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा आपकी कहाँ हुई और किस रूप में आप आयुर्वेद से जुड़े? मैं मूलतः है कोटा जिले के गांव खेड़ा रसूलपुर का रहने वाला हूँ। 12वीं तक की जो शिक्षा है, 10वीं तक की शिक्षा मेरी खेड़ा रसूलपुर में हुई। उसके बाद में 11वीं 12वीं मैंने कैथून महाविद्यालय से की है जी। उसके बाद में मैं मेरा आयुर्वेद महाविद्यालय जयपुर, जिसलिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है जी, उसमें प्रवेश हुआ। उसके बाद में जिसको हम BMS कहते हैं उत्तीर्ण की। उसके बाद में वहीं से मैंने MD की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद में मैं सरकारी सेवा में पदस्थापित हुआ। फिर जैसे यहाँ पर हमारे यहाँ कोटा में महाविद्यालय खुला, आयुर्वेद महाविद्यालय, तो सरकारी सेवा से उठा के गवर्नमेंट ने यहाँ पदस्थापित मेरे को कर दिया। डॉक्टर मालव साहब, आप सहायक आचार्य हैं राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय। आयुर्वेदिक महाविद्यालय जो कोटा में संचालित है, उसमें कितने स्टूडेंट और क्या क्या विधा आयुर्वेद की यहाँ मतलब पढ़ाई जाती है? यहाँ पर 2 कॉलेज इसमें समाहित है। एक नेचुरोपैथी और योग का कॉलेज है, इसे BNYS का कोर्स कहते हैं। इसमें प्रत्येक वर्ष हमारे यहाँ 30 विद्यार्थियों का प्रवेश मिलता है। दूसरा BMS का कॉलेज है, बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी। इसमें हमारे यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 60 विद्यार्थियों का प्रवेश मिलता है जी। डॉक्टर मालव साहब, किस विषय की यहाँ मतलब अध्ययन किया जाता है छात्रों का? यहाँ पर आयुर्वेद और नेचुरोपैथी दोनों विषय हैं। आयुर्वेद में इसमें अष्टांग आयुर्वेद के सारे विषय स्पेशलिस्ट यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। और सभी की चिकित्सा में हमारे पास वैद्य दावजर जोशी जो अस्पताल है जी, वह आयुर्वेद हमारा जो महाविद्यालय उससे जुड़ा हुआ अस्पताल है। इसमें सभी विषय के स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ मौजूद है और सेवाएं दे रहे हैं। जिसमें कायिक चिकित्सा है, शल्य है, शाला के, है ना, पंचकर्म है, स्वस्थ व्रत है, बाल रोग है ना। इस तरह से सारे विषय जो 8 विषय होते हैं, रसायन है, वाजीकरण है, ये 8 विषयों की सबकी सेवाएं स्पेशलिस्ट मौजूद हैं और अच्छी सेवाएं चल रही है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद जो चिकित्सा प्रणाली है, ये बहुत प्राचीन प्रणाली है। आज जो वर्तमान में आयुर्वेद का जो प्रचलन बढ़ा है, तो पहले और अभी में कितना अंतर मानते हैं आप? पहले और अभी में कोरोना काल के बाद में अवेयरनेस बढ़ी है, स्वास्थ्य के प्रति लोगों की अवेयरनेस बढ़ी है। तो काफ़ी सारी बीमारियां जो केवल स्वास्थ्य सही नहीं रहने से होती है, यहाँ खान पान के कारण होती है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, इनके प्रति जैसे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इत्यादि बीमारियां जो खान पान से या जीवन शैली परिवर्तन से ही पैदा होते हैं, इनके प्रति ये बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण लोगों का स्वास्थ्य के प्रति रुझान बढ़ा है। रुझान बढ़ने से आयुर्वेद की तरफ थोड़ा, क्योंकि आयुर्वेद स्वस्थ जीवन शैली पर आधारित है
वो आयुर्वेद का पहला उद्देश्य ही स्वास्थ्य की रक्षण है, स्वास्थ्य की रक्षा है। दूसरा उद्देश्य जो है रोगी के रोग को दूर करना है। तो स्वास्थ्य की जो रक्षा करना है वो आयुर्वेद में है। वही इसी तर्ज पर गवर्नमेंट ने वेलनेस सेंटर स्थापित किए, जहाँ पर प्रत्येक दिन प्रातः योग करवाए जाते हैं और स्वास्थ्य से संबंधित जो अन्य जो चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं। ये जो चिकित्सा पद्धति है किस तरह मतलब इसको रोगियों को किस तरह ठीक किया जाता है, किस तरह पहचान की जाती है कि ये व्यक्ति बीमार है? देखिए, आयुर्वेद में 2 तरह की चिकित्सा चलती है। पहली है औषधियों से चिकित्सा, एक संशोधन चिकित्सा चलती है। औषधियों से चिकित्सा, कोई बीमार आता है हमारे पास तो औषधियाँ देकर उसको ठीक किया जाता है, उसके रोगी को निदान किया जाता है रोग क्या है इसका, रोग के अनुसार ही जो हमारे सिस्टम में रोग की जो चिकित्सा बताई गई है उसी के अनुसार हम उसकी चिकित्सा करते हैं। दूसरी संशोधन चिकित्सा, इसमें पंचकर्म जो होता है वो हमारे यहाँ किया जाता है। संशोधन चिकित्सा से रोग पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं। संशोधन चिकित्सा में संशोधन के काल अलग अलग बताए हैं। इसमें संशोधन चिकित्सा में 5 प्रकार के कर्म बताए पंचकर्म में, वमन, विरेचन, निरुबस्ती, आस्थापन बस्ती और नस्य। कहीं कहीं रक्तमोक्षण भी बताया सुश्रुत ने इसमें। तो इनसे क्या करते हैं, जो दोष बढ़े हुए हैं या ऋतु के अनुसार ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन के वात पित्त कफ में संचय प्रकोप प्रसर की स्थितियाँ पैदा होती है। जैसे वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में होता है, वर्षा में प्रकोप होता है और शरद में प्रशमन होता है। प्रकोप अवस्था होती है संचय के बाद में, तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। तो रोग पैदा नहीं हो तो हमारे यहाँ पे वात के शमन के लिए बस्ती कर्म बताया है। वो बस्ती कर्म हम अगर मान लो वर्षा ऋतु में करवा देते हैं तो वातिक जो 80 प्रकार की बीमारियां हैं वो पैदा नहीं होगी। इसी प्रकार पित्त का जो क्रम है वह वर्षा ऋतु में संचय होता है, शरद में प्रकोप होता है और हेमंत में प्रसर होता है। तो प्रकोप अवस्था शरद ऋतु है। शरद ऋतु में अगर हम विरेचन जो कर्म होता है वो हम अगर करवा देते हैं समय पर, या पित्त से समन से संबंधित जो औषधियाँ दे देते हैं हम, या खान पान ऐसा रखते हैं जो पित्त का समन हो, तो वह प्रकोप अवस्था में नहीं पहुँच के बीमारियाँ, पित्त की जो बीमारियाँ है 40 वह पैदा नहीं होगी। इसी प्रकार कफ का होता है, कफ का संचय होता है शिशिर में, प्रकोप होता है बसंत में और ग्रीष्म में उसका प्रशमन हो जाता है। तो शिशिर से मान लो बसंत ऋतु में हम वमन कर्म जो हमारा होता है, वमन कर्म जो संशोधन कर्म करवा देते हैं तो 20 प्रकार की जो कफ की बीमारियां हैं वह पैदा नहीं होगी। कुल मिला के ये है कि वात पित्त कफ की जो बीमारियां हैं अगर संशोधन कर्म समय पे करवा देते हैं अपन तो ये बीमारियां दोबारा पैदा नहीं होती। इनसे संबंधित जो बीमारियां जो पैदा होती है वह नहीं होती है। ये हमारे यहाँ वात पित्त कफ का सिद्धांत त्रिदोष सिद्धांत कहलाता है। इसमें चैत्र मास में वमन कर्म करवाया जाता है और श्रावण मास में इसमें हम अक्सर विरेचन कर्म करवाते और इस प्रकार ही मार्गशीर्ष में हम बस्ती ये विरेचन कर्म कराते और श्रावण में हम बस्ती कर्म करवाते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ मास के हिसाब से बताया गया है ये सारा कुछ। तो संशोधन कर्म हमारे आयुर्वेद में ही है, आयुर्वेद विद्या में ही ये उपलब्ध है। ये बहुत बढ़िया हमारी विद्या है। इस जो कर्म में इसमें संशोधन जो कर्म है इससे दोष का साम्य अवस्था बैठ जाती है और जो आगे जो रोग पैदा होने वाले वह नहीं होते हैं और जो रोग खत्म हो गया में मिट गया वो पुनः उत्पन्न नहीं होगा। डॉक्टर मालव साहब, जैसे ऋतुचर्या के अनुसार आज हम बात करें गर्मी में, है ना, गर्मी में किस तरह के रोग ज़्यादातर रोगियों में देखने को मिलते हैं और उनका आयुर्वेद में क्या उपचार मानते हैं? गर्मी में मुख्य रूप से लू लगना, सन स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक पाया जाता है। तो इसके मुख्य लक्षण जो होते हैं सन स्ट्रोक के, तो पहला लक्षण है
सिर दर्द का होना, दूसरा रेस्पिरेटरी जो श्वास की गति बढ़ जाती है, तीसरा हार्ट रेट बढ़ जाती है, और चौथा लक्षण है स्किन में रेडनेस आ जाती है, पांचवा है जी मचलाना या वमन या उल्टी होना, ये लक्षण पाए जाते हैं। इस प्रकार इसके अलावा भी एक भ्रम या बेचैनी है, ये भी पाया जाता है। मांसपेशियों में जकड़ाहट होना, ये सारे लक्षण पाए जाते हैं। अब सन स्ट्रोक क्यों होता है, इस पर अपन आते हैं। या हीट स्ट्रोक क्यों होता है? साधारणतः व्यक्ति को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए पसीना आना आवश्यक है। पसीना आने के लिए पसीना आता है तो जैसे उसके साथ एयर कांटेक्ट होता है तो वह ठंडा होता है तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। इसके लिए पानी की आवश्यकता होती है बॉडी में, पसीना लाने के लिए पानी की आवश्यकता फिर। तो कई बार व्यक्ति कम पानी पीता है, सबसे बड़ा कारण है कम पानी पीना। दूसरा बड़ा कारण है बहुत ज़्यादा कपड़े पहनना या टाइट कपड़े पहनना। टाइट कपड़े पहनने से पसीना है सूख नहीं पाता है, अंदर सूख नहीं पाएगा तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा, उष्णता बढ़ जाएगी उसमें। तीसरा है धूप में अधिक रहना। जब 40 डिग्री सेंटीग्रेड या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर में अगर ज़्यादा व्यक्ति रहता है तो लगभग सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। तो अधिक समय तक धूप में रहना, अधिक समय तक धूप में वर्क करना, और इसके अलावा यह भी है अधिक व्यायाम करना। गर्मी के मौसम में अधिक व्यायाम करना, ये सारे कारण हैं। अन्य कारण भी बहुत सारे हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर बाहर निकलता है, मान लो वो एसी में बैठा है, तो एसी में बैठने के बाद में उसको निकलने टाइम पे तुरंत नहीं जाना है, तो सन स्ट्रोक हीट स्ट्रोक की संभावना है बढ़ जाती है। इसी प्रकार जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, जिन लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर है, जैसे कोई रोगी है या कोई बच्चा है या वृद्ध है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। इम्यूनिटी का संबंध इनका नर्वस सिस्टम से भी होता है, इन वृद्ध में और बालकों में। इनका बाल्य अवस्था में नर्वस सिस्टम इतना मजबूत नहीं होता है, और जो वृद्ध अवस्था में उनका नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। इसके कारण से वह बॉडी का जो टेम्परेचर मेंटेन करने की जो शक्ति है वो खो देते हैं धीरे धीरे। तो इसकी वजह से इन लोगों में सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है। और बताइए सर। डॉक्टर मालव साहब, जैसे मान लो 40 डिग्री टेम्परेचर यदि शहर में रहता है, तो लू से बचाव के लिए आयुर्वेद में क्या दवा इस तरह के उपयोग में ला सकते हैं ताकि आम जन इसको समझ सकें? जी सर, बिल्कुल। देखो, सबसे बड़ा लू से बचाव, पानी का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करे व्यक्ति। जब भी बाहर निकले तो पानी पी के निकले, दिन भर पानी पिए। दूसरा, अपने सिर को जब धूप में जाना है तो सिर को ढक के जाए, कानों पे कुछ बांध के जाए। इस प्रकार अगर गाड़ी में जाना है तो हेलमेट पहन के जाए व्यक्ति, ताकि डायरेक्ट उसको गर्म हवा नहीं लगे। इसी प्रकार बाहर निकल तो बिना एसी की गाड़ी में जाना अवॉइड करे। ये सारी चीज़ें हैं। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मौसमी फल हैं, उनका मौसमी फल, मौसमी जूस है, फलों के जूस हैं, पुदीने का रस है, नींबू का रस है, प्याज का रस है। इसी प्रकार से धनिया है, धनिया का उपयोग कर सकते हैं इसमें। बहुत सारे मौसमी, आम का पाना है, इमली का पानक है, इनका उपयोग करके हम इनसे बच सकते हैं। इसी प्रकार नारियल का पानी है, इसका उपयोग कर सकते हैं, इससे इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं हो, पूर्ति रहे। ये सारी चीज़ें हम उपयोग कर सकते हैं। आयुर्वेद में बहुत सारी हमारे यहाँ औषधियाँ हैं। सबसे बड़ा
बड़ी औषधि हमारे पास अमृतोज है, जिसमें सामुद्र लवण होता है और सेंधव लवण और स्वर्जी का सार होता है इसमें, और शर्करा होती है ना। ये चीज़ अगर हम रेगुलर लेते हैं तो सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक की संभावना है कम हो जाती है। ग्लूकोज का भी उपयोग नियमित रूप से कर सकते हैं इसमें हम। इस प्रकार से चंदनाशव हमारे यहाँ आता है, चंदनकल्प है, फ्रीजी सिरप है, यहाँ बहुत सारी जो रस औषधियाँ हैं हमारे यहाँ उपयोग होती हैं, सुसेकर है ना। अन्य भी बहुत सारी औषधियाँ हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। मुक्ता पिष्टी है, जो ठंडी जो चीज़ें हैं जिनकी तासीर ठंडी है, ऐसी दवाइयों का हम उपयोग करते हैं इसमें। डॉक्टर मालव साहब, कोरोना के बाद आयुर्वेदिक का रुझान लोगों में बढ़ा, तो जो कोरोना के समय आयुर्वेद में ऐसा क्या तत्व था जो लोगों को मतलब राहत दिया उसने? सर, कोरोना है वह क्या उन्हीं लोगों में हुआ है जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर थी। ऐसे जैसे वृद्ध व्यक्ति है या महिलाएं हैं जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हैं, बच्चे हैं, तो प्रथम फेज में हमने इम्यूनाइजेशन भी उन्हीं को करवाया था। इसीलिए गवर्नमेंट का यही था कि भाई पहली फेज में ही हो जाए, अन्य फेज में हो। तो जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है उन्हीं को अक्सर ये हुआ है। तो कोरोना काल में ऐसी हमारे सिस्टम में ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं जो इम्यूनिटी को मजबूत करती है और लंग्स को मजबूत करती है। तो उन औषधियों का उपयोग लोगों ने भरपूर रूप से किया। हमारे काढ़े हैं, खूब उपयोग किया लोगों ने, उससे इम्यूनिटी बहुत अच्छी हुई उनकी। गिलोय का उपयोग इतना किया कि गिलोय ख़त्म हो गई है। उस समय की कंडीशन ये थी। तो गिलोय का उपयोग बहुत बढ़िया इम्यूनिटी बूस्टर है गिलोय। रस औषधियाँ हमारे यहाँ बहुत उपलब्ध हैं कि कोरोना में 100% कारगर है। ऐसी औषधियाँ हैं 100% है, परंतु मानते नहीं लोग, परंतु 100% हमारे यहाँ कोरोना का ट्रीटमेंट था। परंतु गवर्नमेंट का ध्यान इधर गया नहीं, क्योंकि महामारी थी। तो महामारी में इमरजेंसी होती है, तो इमरजेंसी लगभग उसी पैसे में उपलब्ध थी। तो क्योंकि कब किसी को कोरोना हो जाता है तो स्वाभाविक है कि वह लोग वहीं इमरजेंसी में जाते हैं, और वो करना भी चाहिए। परंतु अगर आयुर्वेद औषधियाँ उपयोग किया जाए कोरोना में या अन्य लंग्स की जो डिजीज हैं, तो हमारे यहाँ 100% ट्रीटमेंट उपलब्ध है इस मैटर का। और कोरोना में भी ऐसे कई रोगी हैं हमारे यहाँ, ऐसे कई हमारे गोल्ड जो प्रिपरेशन थी उनका उपयोग करके कई लोग कोरोना के पेशेंट हमने ठीक किए हैं। और रस औषधियाँ और कास्ट औषधियाँ भी हमारी बहुत अच्छी उपयोगी हुई है उस समय। सर, डॉक्टर मालव साहब, आप प्रोफेसर भी हैं, सहायक आचार्य हैं, जो वनौषधियाँ इनकी भी क्या प्लांटेशन है, किस तरह बच्चों को आप इसकी जानकारी देते हैं? क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में जी सर, मतलब कहाँ आपकी जो वनौषधियों की वो है? बिल्कुल, हमारे महाविद्यालय में एक डिपार्टमेंट द्रव्य गुण विभाग, जी, वह फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी औषधियों का ज्ञान और उपयोग कैसे करते हैं, हाँ, उनके घटक द्रव्य क्या क्या है, उस पर कार्य करता है। अच्छा। और हमारे यहाँ पे भी इसके लिए टूर करवाए जाते हैं बच्चों को। औषधियों की जो ज्ञाता है हमारे द्रव्य गुण विभाग के, वो समय पे टूर ले जाते हैं बच्चों को। रस गुण विरिपा के उसका लैटिन नाम क्या है, रस गुण विरिपा क्या है, उसका वर्क क्या होता है, किस आधार पे वो वर्क करती है, ये सारी चीज़ें हम समय पे बच्चों को पढ़ाते भी हैं और बताते भी हैं। इसके लिए हम लोग, हमारा दरा का जो जंगल है, इधर से भी अपने रावतबाटा जंगल है, इस प्रकार से हमारे यहाँ पे भी हमारा गार्डन डेवलप हो रहा है इस समय। और हमारे जैसे सेंट्रल पार्क है, चंबल गार्डन है, काफ़ी सारी औषधियाँ हैं यहाँ पे भी, वहाँ पे भी हम समय पे करवाते हैं। इसी प्रकार नाहरगढ़ बारा में भी हमारा एक औषधि गार्डन है, और एक झालरा पाटन झालावाड़ में औषधि गार्डन है। तो बहुत अच्छी औषधियाँ हैं वहाँ पे, और दुर्लभ औषधियों का संग्रह उन लोगों ने कर रखा है। बहुत बड़ा। ये थे हमारे साथ
राज्य के आयुर्वेदिक महाविद्यालय के सहायक आचार्य डॉक्टर ब्रजराज मालव साहब। डॉक्टर मालव साहब ने आयुर्वेदिक से संबंधित जानकारी दी और ऋतुचर्या के बारे में भी लोगों को बताया। गर्मी का मौसम है, किस तरह इंसान को अपना ध्यान रखना चाहिए, ये बातें डॉक्टर मालव साहब ने कही। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब।